स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का जो संजीव डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर नंबर 4 और सवाल नंबर 17 को हल करेंगे। सवाल नंबर 17 में हमें यहाँ दिया गया है माध्यक ज्ञात कीजिए, और माध्यक में हमें यहाँ पर दिया गया है एक क्वेश्चन के अंदर कुछ जूतों की माप और उनकी बारंबारता में दी गई है। तो बारंबारता में पता है कि F होती है, और एक चीज साथ में हमें यहाँ पे ये है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। संचयी बारंबारता में हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि बारंबारता का जो प्रथम पद होता है वो समान रहता है, उसके बाद में हमें आगे बारंबारता को प्लस करना होता है। जैसे 1 में 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3, 3 में 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, 7 में 5 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 12, 12 में 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 27, 27 में 30 को जोड़ेंगे तो आएगा 57, 57 में जब 60 को जोड़ेंगे तो आएगा 117, 117 में 95 को जोड़ेंगे तो आएगा 212, 212 में 82 को जोड़ेंगे तो आएगा 294, और 294 में 75 को जोड़ेंगे तो आएगा 369। और ऐसे ही जब बारंबारता में हम सिग्मा करते हैं Fi को, यानी इनको प्लस करते हैं, तो इसका योग उतना ही आएगा जितना संचयी बारंबारता के आखिरी पद में आया होता है, और साथ ही साथ इसे n भी बोला जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी माध्यक ज्ञात करने हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन फॉर्मूला तभी लगाया जाएगा जब हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हो। यदि वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो सिंपली हमें क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है n, और n हमारे पास है 369, तो हम करेंगे n बटे 2, यानी 369 में 2 का भाग, तो ये आएगा आंसर हमारा 184.5। ये हमारा आया है n बटे 2 को भाग लगाने पर। तो n बटा 2 का जो उत्तर आएगा उससे जस्ट बड़ी संख्या हमें देखनी है संचयी बारंबारता में। 184.5 से जस्ट बड़ी संख्या, बड़ी तो वैसे काफी मिलेगी, लेकिन जस्ट बड़ी का मतलब है कि उससे जस्ट बड़ी जो संख्या आ रही है वो आ रही है 184 से बड़ी 212। तो उसकी पूरा जो ये ध्यान में रखना है हमें। इसमें एक चीज ये भी हो जाएगी कि बारंबारता सबसे बड़ी भी आपके सामने आ रही है। अगर वो नहीं भी आती है तो हमें इस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा, जब वर्ग अंतराल दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, और वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर जो भी दिया जाता है, जैसे 8.0 दिया गया है या कुछ भी, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यक। और ये क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास n बटा 2 करने पर आया था 184.5, और इससे बड़ी जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता है 212। तो हम लिख देंगे 184.5 से बड़ी संचयी बारंबारता 212 है, जिसके अंतर्गत विचर की संख्या कितनी आ रही है? 8.0 है। अतः माध्यक क्या हो जाएगा? यही माध्यक हो जाएगा, 8.0 होगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जब वर्ग अंतराल दिया गया ना हो तभी ऐसा करना है। जब वर्ग अंतराल दिया गया हो तो इसके बाद से हमें पता है कि CF हमें मिल जाएगी, हमें F मिल जाएगा, और हमें L और H भी मिल जाएगा, और उसके बाद हम फॉर्मूले को लगा के हल कर सकते हैं। परंतु जब वर्ग अंतराल दिया ना गया हो तो हम इसी तरीके का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 17 है, उसका पहला भाग तो होता है समाप्त। इसी में हमें अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए,
और हमें यहाँ पे सारणी दी गई है। तो एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि माध्य में यदि हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल ना दिया गया हो तो हमारे लिए ये क्या रहेगा, x रहेगा, और जो ये छात्रों की संख्या या कुछ दिया गया होगा वो हमारे लिए रहेगा fi। तो हमें क्या करना होता है, माध्य में वर्ग अंतराल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हमें xi निकालना होता है, और वो पहले से अगर दिया गया है तो हमें वर्ग अंतराल की आवश्यकता नहीं है। माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने के 3 फॉर्मूले हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन माध्य। इनमें से आप किसी का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यदि हमारे पास हम सिंपल सा माध्य निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर्मूला हमें एक्चुअली आना आवश्यक रहेगा, और फॉर्मूले के बिना हम कोई भी हल नहीं कर सकते हैं। फॉर्मूला ये रहने वाला है प्रत्यक्ष विधि से हल करते हैं। तो बाकी अगर हम कल्पित माध्य या पगविचलन माध्य का सूत्र लगाते हैं तो उसके सूत्र के अनुसार हम आगे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले माध्य में हमें x की आवश्यकता होती है, वो हमें मिला हुआ है, f हमारे पास है। यदि प्रत्यक्ष माध्य से हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, xi fi को गुणा करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों गुणा करेंगे तो आएगा 25 गुणा 4 से करने पे आएगा 100, 35 की गुणा हमें करनी पड़ेगी 28 से, तो 35 की गुणा 28 से करने पे आएगा 980। इसी तरह हमें करना आगे 45 की गुणा 42 से, अठारह सौ नब्बे। बॉक्स थोड़े छोटे लग रहे होंगे, पर जब हम ये करेंगे तो हमें करना है इसे कॉपी में करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि हम आवश्यक अनुरूप बॉक्स बना सकते हैं। अब इसके बाद हमें करना है 55 की गुणा 20 से, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1100, और अंत में हमें क्या करना है, 65 की गुणा करनी है 6 से। यहां लिख देता हूं ताकि क्या जगह की कमी ना रहे। और अब हमें क्या करना होता है, सिग्मा fi xi, यानी इनको प्लस करना होता है। तो इन्हें हम प्लस करके देख लेते हैं रफली कहीं पर। ये आएगा प्लस करने पर 4460। तो अब हमारे पास प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला था वो था सिग्मा fi xi। तो सिग्मा fi xi है हमारे पास 4460, और बट्टे में था fi होता है ये, इनको हम क्या कर लेंगे प्लस। तो 4 को 28 से करेंगे 32, 32 को जब 42 से करेंगे तो ये होगा 74, 74 को 20 से करेंगे 94, 94 में 6 को करेंगे तो आएगा 100। ये आया हमारा सिग्मा fi, यानी कि सिग्मा fi 100, और 100 का भाग लगाना मुझे लगता है बहुत आसान रहेगा। तो आंसर आएगा हमारा 44.6, और ये हमारा निकला है माध्य। तो इस तरीके से हम माध्य निकाल सकते हैं। वैसे आप कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से सवाल नंबर जो 17 है उसके अथवा में दोनों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आगे हमें खंड द में
दिया गया यहाँ पे 18 नंबर सवाल, इसमें दिया गया निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करना है। ये द्विघात समीकरण इसको हल करना है, तो इसके लिए हमें 4 नंबर का ये क्वेश्चन मिला है। तो हल करने का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। समीकरण बड़ी हो सकती है पर द्विघात समीकरण रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसको हल करने का तरीका, क्योंकि ब्रैकेट में पहले से दिया गया है। तो हम एक चीज कर सकते हैं, इसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। सबसे पहले समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 4x² प्लस 4bx, फिर है माइनस, और फिर है ब्रैकेट में a² माइनस b², ब्रैकेट बंद बराबर में 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम सिंपल तरीका देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर b कितना है, यहाँ पर c कितना है। अब a b c ये हमने पहले भी निकाले थे कि द्विघात समीकरण में जो सबसे बड़ी घात है पावर 2, उसके सामने वाला जो पद रहेगा वो हमारे a रहेगा। स्क्वायर समीकरण जो स्क्वायर जो था हमारे साथ पावर 2, उसके बाद की जो पावर है सिंगल x यानी कि 1 की पावर आ रही है, उसके साथ वाला हमारा रहेगा b, जो हमें यहाँ पे दिया गया है। x के साथ में जितना ये पूरा लिखना पड़ेगा, 4 और b दोनों प्लस के थे। और अब हम देखते हैं c पद। इसमें ध्यान रखेंगे यहां पर ये आ रहा है तीसरा पद, तीसरे पद में कोई x y नहीं होता है, तो वो पूरा लिखना तो पड़ेगा हमें, साथ में उसके साथ जो निशान है वो भी लिखना पड़ेगा। तो आएगा माइनस, उसके बाद ब्रैकेट a² माइनस b²। तो a b c तो हम निकाल सकते हैं। अब इसे हल करने का तरीका देखते हैं हम। सबसे पहले x निकाल रहे हैं हम, x का मान। तो हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं माइनस b प्लस माइनस, ये हमारे पास फॉर्मूला था द्विघात समीकरण को हल करने का, b² माइनस 4ac और भाग में 2a। तो यहाँ ध्यान से देखते हैं, माइनस b, ये माइनस फॉर्मूले का लगाना पड़ेगा, और b की जगह b का मान आएगा कितना है, 4b। फिर प्लस माइनस दोनों होते हैं, और उसके बाद में होता है अंडर रूट, फिर b²। तो b हमारे पास था 4b, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 4 का और b का दोनों का स्क्वायर रहेगा। फिर है माइनस 4 की गुणा करनी है हमें a और c से। तो a हमारे पास है 4 गुणा में c, और c हमारे पास ये रहा। तो इसे हमें गुणा में लिखना है, तो हम गुणा में ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर a² माइनस b²। इसके बाद हम एक चीज ध्यान देते हैं, यहां पर c के साथ आगे माइनस था, तो वो भी हमें लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद हम ध्यान से देखते हैं, और भाग में था 2a, तो 2 और गुणा में a हमारे पास कितना था, 4। यहां तक सिंपल, हमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज है वो हमें यहां पर पुट कर देनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले माइनस का 4b, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, भी वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे के वैसे, अंडर रूट। अब हम करते हैं 4 और b का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 अंडर रूट में, और b का स्क्वायर होगा b²। फिर ध्यान से देखते हैं, ये पूरा पद है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, दोनों माइनस प्लस में तब्दील हो गए हैं। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 4 की गुणा 4 से हो रही है ब्रैकेट के बाहर, तो 4 चौक हो गया 16, माइनस माइनस खत्म हो चुके हैं। अब 16 की गुणा a² से करेंगे तो कितना आएगा, 16a², और फिर अंदर क्या है, माइनस। ये चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब बाहर माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, और प्लस माइनस से माइनस ही आएगा। यहां 4 चौक 16 था, और 16 गुणा b² से करने पे क्या आएगा, 16b², और भाग में क्या था, 2 की गुणा 4 से 8। दोबारा बताता हूं मैं, यहां तक द्विघात समीकरण में a b c लिखने के बाद हमने इस फॉर्मूले को लगाया, और जो जो वैल्यू थी हमने पुटअप कर दी है यहाँ पर। अब अगर किसी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, 4 की गुणा 4 से हो रही है 16 कर देंगे, उसकी गुणा a² से माइनस उसी 16 गुणा b² से हो रही है वो कर देंगे, भाग में 2 की गुणा 4 से 8 कर देंगे।
अब इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे x का मान हम निकाल रहे हैं। ये माइनस का 4 भी तो वैसे का वैसा है अभी तक, और प्लस माइनस एज इट इज चलेंगे एंड तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर सबसे पहले 16b² प्लस का है और 16b² माइनस का। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस, यानी एक दूसरे से कैंसिल। तो ब्रैकेट में बचा क्या है हमारे पास? प्लस का 16a² और भाग में क्या बचा था? 8, वैसे का वैसा। अब एक चीज देखते हैं, अगर इसे हम सॉल्व कर आ सकते हैं तो इसे सॉल्व कर देते हैं। कैसे? सबसे पहले ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, -4b प्लस माइनस, और इसका सॉल्यूशन होगा कि 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है कितना? 4, यानी 16 का वर्गमूल। और a² का भी निकल सकता है कितना? a, और भाग में कितना था? 8, वैसे का वैसे। अब इसे हम हल करते हैं। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्योंकि स्क्वायर रूट निकल चुका है, तो अब हम कॉमन देख सकते हैं। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को बाहर ले लेंगे कॉमन, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे माइनस वैसे का वैसे रहेगा। 4 से 4 कॉमन चला गया, क्या बचेगा? b। फिर ये प्लस माइनस तो एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे एंड तक। 4 से 4 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा? a, ब्रैकेट क्लोज, और भाग में क्या था? 8। अब ये भी कट रहा है, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा? x का मान ऊपर बचा एक, एक की वैल्यू लिखने में कुछ है नहीं, वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि एक की गुणा इनसे करने पे वही आने वाला है। तो एक की गुणा ये कर देते हैं, माइनस बी रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, और a वैसे का वैसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और भाग में अब क्या बचा हमारे पास? 2। अब इससे ज्यादा कुछ हल हो नहीं सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सबसे पहले एक बार प्लस में, जैसे -b तो है ही, ये प्लस में a भाग में 2, और एक बार हम लिख सकते हैं इसे x का मान -b तो है और प्लस का a लिख दिया, तो एक बार लिख सकते हैं माइनस में a और भाग में क्या रहेगा? 2। ये हल हो चुके हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? लिखने के लिए हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो ये -b प्लस है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। वैसे ये आंसर कंप्लीट हो गया है, पर लिखने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस की जो a है उसे आगे ला सकते हैं, किसका है? प्लस का है, और b पीछे ले जा सकते हैं, किसका है? माइनस का है। हमने संख्याओं को, नंबर्स को बदला है, बट संख्याओं को बदलने के बाद इनके निशानों को हमने नहीं बदला है, वैसे के वैसे भाग में है 2। और एक बार निकल जाएगा कि दोनों जो माइनस के है, तो हम क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा a, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, और माइनस और माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था, तो b भाग में 2। वैसे ये यहाँ पर भी समाप्त हो गया है, और इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि a आगे आ जाएगा, b प्लस का चाहे माइनस का पीछे चला जाएगा, भाग में वैसे का वैसे। दोनों माइनस है, a आगे लाना है, b पीछे करना है, तो दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, और भाग में 2। तो इस तरीके से हमारी द्विघात समीकरण का जो सवाल है वो हो जाएगा कंप्लीट। इसी से रिलेटेड जो 18 में अथवा में क्वेश्चन जो दिया गया वो में दिया गया कि 6500 रुपए को कुछ व्यक्तियों के मध्य समान रूप से विभाजित किया गया है। यदि 15 व्यक्ति होते तो प्रत्येक के हिस्से में 30 रुपए कम आते। ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो सबसे पहले इसने ये बोला है कि यदि 15 व्यक्तियों में इसको बांटेंगे ना, तो 30 रुपए कम पड़ जाएंगे बराबर हिस्सा करने में। लेकिन उसने बोला है कि 6500 रुपए कुछ व्यक्तियों के मध्य समान रूप से विभाजित किए गए हैं। अब वो व्यक्ति 15 तो नहीं हो सकते क्योंकि 15 में तो 30 रुपए कम ही पड़ रहे हैं ना, तो कितने व्यक्ति थे वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। सबसे पहले रुपए कितने हैं? 6500 है, और प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं, माना प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, हमारे पास x मान लेते हैं। अब हम ये देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिला। प्रत्येक व्यक्ति को राशि मिली बराबर
अब हमें पता है यदि हमारे पास टोटल 6500 रुपये हैं और व्यक्ति हमारे पास x है, तो प्रत्येक के रुपए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल रुपए में जितने व्यक्ति उनका भाग लगाएंगे तो हमारे पास प्रत्येक व्यक्ति की राशि आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 15 व्यक्ति और होते, यदि 15 व्यक्ति और होते, सिर्फ 15 व्यक्तियों की बात नहीं की जा रही है, ये कह रहा है 15 व्यक्ति और होते, तो हम देखते हैं यदि 15 व्यक्ति और होते, और का मतलब अधिक होते, एक्स्ट्रा होते, यानी कि x व्यक्ति हमारे पास पहले से है और 15 व्यक्ति और चले आते, तो 15 व्यक्ति प्लस होते, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलता देखते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को राशि मिली बराबर 6500 रुपये है। और फिर हम क्या करते कि अब 15 व्यक्ति बढ़ने के बाद जितने व्यक्ति आए, यानी पहले x तो थे ही, 15 और आ गए, तो जितने अब हमारे पास टोटल हो गए उनका हम 6500 भाग लगाते हैं। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास 10 व्यक्ति थे, तब तक हम 10 का भाग लगा रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति को 650 रुपये आ रहे थे। अब वो कह रहा है 15 व्यक्ति और बढ़ गए, तो 10 + 15 25 हो जाएंगे। 25 में कितनी राशि डिवाइड होगी, तो हम 25 का ही भाग लगाएंगे। तो वैसे ही पहले x थे और 15 और बढ़ गए, तो x + 15 का अब हम भाग लगाएंगे, रुपए उतने ही है 6500। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि आपके पास पहले जितने व्यक्ति थे और उनमें जितने रुपए डिवाइड किए गए थे वो थे 6500 बटे में x, और अब जितने व्यक्ति है उसमें कितने रुपए डिवाइड हुए, डिवाइड तो उतने ही हुए, पर व्यक्ति 15 प्लस हो गए। तो पहले और अब में जितने रुपए डिवाइड हुए हैं उनमें अंतर कितने रुपए का आया है, 30 रुपए का, और 30 रुपए कम पड़ रहे हैं, अधिक नहीं हो रहे, अधिक होते तो प्लस हो जाते, 30 रुपए कम हो रहे हैं पहले में और अब में जो डिवाइड किया लोगों में रुपए, उसमें फर्क आया, अंतर आया 30 रुपए का, 30 रुपए कम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन गई है, इसे हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्लस माइनस हो तो बट्टे वाली संख्या का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम देखते हैं x और x + 15 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास x और x + 15, x का x में भाग लगाएंगे तो पूरा चला जाएगा, बचेगा x + 15, और उसकी गुणा हमें इससे करनी है, 6500 की गुणा करनी है x + 15 से। इसे हम ढंग से समझ लेते हैं वापस से। हमें ध्यान रखना है कि हमने एलसीएम किसका लिया था, x और x + 15 का। अब हमें करना क्या होता है, हमें जो नीचे वाली संख्या होती है उसका तो भाग लगाना होता है और ऊपर वाली संख्या की गुणा करनी होती है, ये हमें सबको पता है। तो देखो भाग से तो ये चला गया क्योंकि अधिक संख्या, इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अब हमारे पास ये बच्चा और इसकी गुणा 6500 से करनी है, तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 6500 की गुणा करनी है x से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 6500x, और फिर प्लस में 6500 की गुणा 15 से करनी पड़ेगी, तो ये हम लिख के कर लेते हैं, जैसे 0 0 वैसे का वैसे रहेगा, 15 97,500। तो इसका हम भाग और गुणा करने पे उत्तर ये आ रहा है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 6500x, फिर आया था हमारे पास प्लस, और फिर हमारे पास आया था 97,500। फिर ये यहाँ तक होने के बाद बीच में है माइनस, और फिर हमें करना है इसका इसमें भाग, तो पता है ये तो पूरा पूरा इससे चला जाएगा। वापस हम देख लेते हैं कि एलसीएम तो उसी संख्या का था, इसी का ही, और इस बार हम भाग इसका कर रहे हैं, किसका, x + 15 का, और गुणा हमें किससे करनी है, ऊपर 6500 से। तो ध्यान से देखेंगे, ये से ये पूरा पूरा ब्रैकेट चला जाएगा, तो x की गुणा करनी है 6500 से, तो उत्तर आएगा 6500x, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये समझाने के लिए था ताकि अगर यहाँ पे आपको सही से समझ नहीं आ रहा तो वहां आ जाएगा। इसके बाद बराबर में क्या था, 30। अब हम सिंपल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कि यहां पर भी 6500x है, यहां पर भी 6500x है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे हल कर देते हैं। तो यहां पर प्लस का 6500 और यहाँ माइनस का 6500x, दोनों बराबर है, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, एक दूसरे से पूरे पूरे क्रॉस हो जाएंगे।
ये क्रॉस हो जाता है तो ऊपर बच्चा है हमारे पास 97,500, और बट्टे में जो संख्या हमारे पास बची हुई है उससे हम हल कर देते हैं, यानी x की गुणा सबसे पहले x से हो रहा था एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस, और x की गुणा हो रही है 15 से तो होगा 15x, बराबर में क्या था 30। अब यहां पर 97,500 तो वैसे का वैसे है और बराबर में 30 है, और अब ध्यान से देखो ये जो बट्टे की संख्या थी भाग में बराबर से उधर जाएगा तो किस में चली जाएगी, गुणा में, गुणा में चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, 97,500 एज इट इज वैसे का वैसे रहने वाला है, 30 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 30x स्क्वायर, और प्लस में 30 की गुणा हमें करनी है 15x से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 450x। यहां तक हमारी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसे हल कर लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, ये इसी के बाद में हमें नीचे करना है क्वेश्चन को। यहां पर हमारे पास हो गया है 30x स्क्वायर, फिर है प्लस का 450x, और बराबर के उस तरफ 97,500 है वो बराबर से इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का 97,500, और बराबर में क्या रहेगा हमारे पास 0। अब हमें एक चीज यहां पे देखनी है कि ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, और अब हम इसमें एक चीज देख लेते हैं कि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन किस प्रकार से आएगा, जो इसमें भी भाग चला जाए, इसमें भी भाग चला जाए, और इसमें भी भाग चला जाए। तो ऐसा कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उस कॉमन को निकाल लेते हैं। इसमें 30 आ रहा है, 30 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 30 का भाग इसमें भी चला जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या आया 30, तो 30 का 30 में भाग गया एक बार, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस 30 का यहां पर 450 हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारे पास 15 बार और x का x, माइनस 30 का 97,900 में 97,500 में आप भाग लगाकर देख सकते हैं, ये जाएगा 3250 बार और बराबर में 0। तो अब हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 3250 बराबर में, अब ये 0 है, और इस तरफ ये 30 जो ब्रैकेट के बाहर है गुणा में वो बराबर से उधर जाएगा तो 0 के किस में जाएगा, भाग में, ये इधर गुणा में तो इधर जाएगा भाग में, और 0 के साथ कोई भी संख्या भाग में जाती है तो वो भी क्या बन जाती है 0। तो ये 30 वहां भाग में चला गया और 0 के साथ भाग करने पे वो भी क्या बन गया 0। तो अब अंत में हमारे पास ये द्विघात समीकरण आई है। अब इस प्रकार से हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहले तो हम इसे क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। यदि आप इस सूत्र के हिसाब से हल करना चाहे तो भी हल किया जा सकता है, आप हल करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए बी सी तीनों है तो इस तरीके से तो हल किया जा सकता है, वो पहले ही बता दिया गया आपको। अब हम आपको गुणनखंड विधि से भी हल करके बताते हैं। आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, ये फॉर्मूला रहेगा ए बी सी, आप इसमें निकाल सकते हैं। अदरवाइज मैं गुणनखंड विधि से भी आपको बता रहा हूँ, वो समझ लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, प्रथम पद और आखिरी पद की गुणा करनी होती है और लिखना उसे समान वैसे का वैसे ही होता है, और उसकी हमें गुणा करनी है जो हमने कर लिया है, क्योंकि इसके साथ एक और एक की गुणा 3250 से करेंगे तो कितना आएगा 3250 ही आने वाला है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि हमें करना है 3250 में सबसे पहले किसका भाग हम लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं 2 का भाग। तो लगाकर देख लेते हैं, यहां पर ये जा रहा है हमारे पास, अब हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का भाग जा रहा है, तो हम 3 का भाग लगा के देख लेते हैं। तो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है तो 4 अभाज्य संख्या है नहीं, हम 5 का भाग लगा के देख लेते हैं। 5 का जा रहा है 325 बार, 2 3 4 का तो पहले ही नहीं जा रहा था, 5 का फिर जा रहा है तो फिर लगा लेते हैं, ये जा रहा है 65 बार। और इसके बाद हम फिर देख लेते हैं
कि इसके अंदर और अंत में 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या, तो 13 में 13 का ही भाग जाने वाला है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये अभाज्य गुणनखंड आया है उसके टुकड़े आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। लेकिन हमें पता है कि हमें सिर्फ 2 टुकड़े ही चाहिए होते हैं और उनको लिखने पे, गुणा करने पे ये प्रथम और आखिरी की जो पद आया था ये आ जाए और प्लस माइनस करने पे बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमें चाहिए प्लस माइनस करने पे 15। तो हम करते हैं यहाँ पर 2 की गुणा 5 से करने पे 10 और 10 की गुणा 5 से करने पे आएगा 50 और ये आ रहा है 5 की गुणा 13 से करने पे 65। तो इन दोनों की गुणा करने पे तो आने वाला क्या है 3250, क्योंकि इसी के गुणनखंड है। और दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा 15 जो हमें चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे बन गए हैं 65 और 50। अब आप आगे किसी को भी लिख सकते हो, 65 को भी लिख सकते हो, 50 को भी लिख सकते हो। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 65 और साथ में है x और पीछे लिख लिया हमने 50x। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो निशान होता है वो हमेशा बड़ी संख्या के आगे आता है और उसके बाद हम खुद समझ लेते हैं कि हमें इन्हें प्लस करना है या माइनस। हमें माइनस करना है, तो माइनस करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 65 में से 50 जाएगा तो 15x आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 पद बन चुके हैं। पहले 2 पद कॉमन लेंगे तो पहले 2 पद में कॉमन आ रहा है सिर्फ x स्क्वायर था, एक x गया तो बचेगा x प्लस और x से x गया तो बचेगा 65। अभाज्य गुणनखंड करके हम द्विघात समीकरण को जब भी हल करते हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट हमेशा सिमिलर रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ब्रैकेट है तो सिंपल सा है, दूसरा ब्रैकेट भी यही आने वाला है। लेकिन हम हल करके देख लेते हैं कैसे। यहां तक हल हो गया। अब हमें चाहिए यहाँ पे माइनस, दोनों में कॉमन क्या आ जाए। देखो x तो यहाँ आएगा तो यहाँ पे नंबर नहीं कुछ आ सकता, तो कॉमन 50 ही आने वाला होगा। 50 से 50 गया x, ये माइनस माइनस प्लस मिल गया। 50 का हम 325 में भाग लगाएंगे तो 0 से 0 गया, 5 छंग 30, 55 25, यानी 65 आने वाला, यानी ब्रैकेट दोनों समान बनेंगे। तो अब देखते हैं हम, जो कॉमन ब्रैकेट है वैसे का वैसे लिख देंगे हम, और जो ब्रैकेट के बाहर है x ये कॉमन चला गया, -50 और ये कॉमन चला गया, बराबर में 0। तो अब हमें करना क्या है, x का यहाँ पे मान निकालना। तो हमें पता है कि ये x प्लस 65 बराबर 0 है, ये प्लस का 65 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये है x -50 बराबर 0 है, ये माइनस का 50 बराबर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 50। और ये जो सवाल था x हमने माना था व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कभी माइनस में नहीं जा सकती है। कहने का मतलब कि व्यक्तियों की संख्या जो मानी गई है x, वो कभी माइनस में जाएगी नहीं। तो इसका उत्तर आएगा प्लस में, और प्लस में क्या आ रहा है 50, यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी आएगी 50। प्रारंभ में वो व्यक्ति कितने थे जिनको 6500 रुपए समान रूप से विभाजित किए गए थे, व्यक्तियों की संख्या थी 50। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर जो 18 होता है कंप्लीट।